दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आगामी सीटेट दिसंबर 2024 जो प्रस्तावित है, उसके लिए हमने आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कलेक्शन किया हूँ, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़िए और अपनी मेहनत को साकार कीजिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। बेहद ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्ज़ाम में। ईवीएस के पोर्शन में जो ईवीएस आप लोगों की 30 नंबर की आती है, उसमें से 15 नंबर पेडागॉजी के और 15 नंबर फैक्ट क्वेश्चन के होते हैं। उनसे कुछ हमने सवालों को कलेक्शन किया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। वर्ली कहाँ है? वर्ली हो जाएगा महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। देखिए इस सवाल को कैसे आप लोग बनाएंगे, प्रयास करिए बनाने का। देखिए आप लोगों को ईवीएस के लिए अगर जानकारी रखना है तो इंडिया के मैप को आप लोग जरूर आपके माइंड मेकअप होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। जैसे ये हो गया गुजरात, फिर उसके नीचे हो गया महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। ये पश्चिम का छोर हो गया केरला, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? ये तमिलनाडु है। इसके निकटवर्ती कौन कौन से हो सकते हैं? एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है केरल, या कह सकते हैं कर्नाटक। ठीक है, देखिए सब चौथा ऑप्शन देखिएगा, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो गोवा, कर्नाटका, केरला ये तीनों सीक्वेंस से हैं, बल्कि तमिलनाडु के निकट नहीं, से ऑप्शन नंबर चौथा काट दीजिए, गोवा बहुत दूर हो जाएगा। फिर हम लोग आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक के पास जाएंगे। आंध्र प्रदेश और गोवा का कोई तालमेल नहीं, ये भी ऑप्शन काट दीजिए। फिर लिखा है केरल, गुजरात। गुजरात सबसे ऊपर है, ये भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर दो दूसरा भी कट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। ये सब तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही अगर आप लोगों को मैपिंग करना आता है तो कोई भी राज्य पूछिए, आपके अगर माइंड में सेट हो गया होगा तो एग्जामिनर कहीं से घुमाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है गिद्ध, तीसरा रेशम का कीड़ा और चौथा कुत्ता। वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि कुत्ता नहीं कर सकता है, रेशम का कीड़ा भी नहीं कर सकता है। अगर पत्ता कोई हिल रहा है तो गिद्ध मात्र एक जंगली जानवर है, वो है बाघ। बाघ की जो है सुनने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। अगर पत्ता भी हिल रहा होगा, अगर घास को जानवर चल रहा होगा, तब भी वो बता देगा कि इस जगह पे जो है जानवर कोई ना कोई बैठा हुआ है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। काफ़ी बार एग्जामिनर ने सवाल इसको पुटअप किया है, फिर सोचेगा बनाने के लिए, तैयार रहिएगा दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तब वह सुरंगों में पर्वतों में है। ये भी कुछ बिल्कुल मैपिंग की तरह है। ध्यान दीजिएगा कैसे इस सवाल को बनाएंगे। देखिएगा गुरुजी, ये है आपका पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। अहमदाबाद पड़ेगा गुजरात में, ध्यान दीजिएगा गुरुजी, और केरल पड़ेगा सबसे नीचे। और इसके जो है पश्चिमी तट के माध्यम से जो है अहमदाबाद से गुजरात की यात्रा करेंगे हम लोग, जिनमें अनेक हमको सुरंगें मिलेंगी। तो समझ में आ गया होगा ये कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और ये हो जाएगा आप लोगों का पश्चिमी घाट। अगर इन दोनों को आपस में मिलन बिंदु कहा जाए तो मिलन बिंदु पर बनती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा। अनेक सुरंगें उनको पार करता है, तो पूर्वी घाट और एक तरफ है पश्चिमी घाट। तो अहमदाबाद से गुजरात केरल जाएंगे तो हम किस तट से गुजरना पड़ेगा, पश्चिमी तट के माध्यम से जो है गुजरना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल, सब टॉप क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। कोई ना कोई से मुश्किलों से मुलाकात अवश्य होगी, ये वादा रहा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। पहला है ततैया या बग, दूसरा है चींटी, तीसरा है दीमक, चौथा है मकड़ी। देखिए, ततैया हो या बग हो, एक साथ घोंसला बनाती, एक साथ छत्ता बनाती, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल काट दीजिए। एक ततैया एक बग से छत्ता नहीं बनता है, इसलिए पहले ऑप्शन पर सोचना ही नहीं। चींटियाँ, चींटियों का एक भी झुंड होता है, समझ में आया। ये भी जो है बिना झुंड के नहीं रह सकती, ऑप्शन नंबर दूसरा भी काट दीजिए। अगला दीमक, दीमक भी जो है अकेले नहीं रखता है, उसको भी कॉलोनी में रहना पड़ता है, बस्ती में रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर चौथा बहुत ही सटीक बैठ रहा है, मकड़ी। ये जो है अलग रहती है कॉलोनी में, इसका कोई जो है ग्रुप नहीं है, ये एक साथ किसी के नहीं रहती, ये अकेले रहती है।
इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है अलास्का, दूसरा है लीबिया, तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है अर्जेंटीना। तो ऑप्शन नंबर से कौन सा सही हो जाएगा? सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा अर्जेंटीना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? पहला है सिक्किम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए, राजधानियाँ भी पूछ लेता है योग, तो तैयार रहिएगा। अगर सिक्किम की भाषा पूछी जाए तो आप लोग नेपाली याद रखिएगा, नेपाल से सटा हुआ राज्य है। कर्नाटक की भाषा अगर याद करनी हो तो कन्नड़ को याद रखिएगा। केरल की अगर भाषा आपको पकड़ना हो तो सीधे केरल वाले लोग मलयालम को पकड़ेंगे, मलयालम। महाराष्ट्र के लोग मराठी को पकड़ेंगे। सबके यहाँ सबके राज्य की अलग अलग लोकल लैंग्वेज होती है जो है। अच्छा, और एक बात है कि जो मलयालम भाषा है, ऐसा कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ भी मलयालम भाषा बोली जाती है? जो है कमेंट करके हमें वो लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की लोकल लैंग्वेज मलयालम ही है। हम इंतज़ार करूँगा, कमेंट करिएगा आप लोग, फिर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। समझ में आ गया होगा। तो मलयालम जो है केरल राज्य की भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? आप लोग ऐसे मैप को ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सीटेट काफ़ी बार सवाल इसको रिपीट कर चुका है, फिर तैयार रहिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, ये भी सवाल पूछा है 2016 के एग्ज़ाम में कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा है। पहला है एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा है एनवायरमेंटल सोर्सेस, चौथा है एनवायरमेंटल स्टडीज। क्योंकि आप लोग 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं, अगर वाइड में आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दिया जाए तो सबसे पहले बच्चों को उसका फुल फॉर्म बताएंगे कि बच्चों ईवीएस है क्या, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, ईवीएस किससे जुड़ी हुई है। इन सब जो है बातों को हम लोग पहले बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? कमेंट करिएगा। तो बहुत लोग यहाँ पे
स्किल लगा देते हैं, कोई साइंस लगा देता है, कोई सोशल लगा देता है, तीनों गलत हो जाते हैं वहाँ पे। आप लोग याद रखें, कभी नहीं भूलिएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर चौथे के साथ हम लोग चलेंगे। जिसको भी समझ में ना आया हो बात को बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। देखिए, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर और 8 बिंदुओं पर और 10 बिंदुओं पर। देखिए, पहली बात तो एक ये कि ब्रेल लिपि संबंधित किससे होती है। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो इस लिपि का जानने का कोई मतलब नहीं है। कोई बताएगा ये ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी लोग आँख से दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं, उनके लिए जो है, अंधे लोगों के लिए जो है ब्रेल लिपि चलाई गई है। मतलब जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आंखें साथ नहीं दे रही हैं, तो एक महान वैज्ञानिक हुए हैं लुईस ब्रेल जी। लुईस ब्रेल जी ने जो है वो 6 बिंदुओं से उभरे हुए मोटे कागज पर एक प्रणाली स्टार्ट की है। उसके माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है कि कैसे वो पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा 6 बिंदु हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, जो जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, अंधे लोगों से संबंधित है। लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ये मोटे कागज पर 6 बिंदु बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। समझ में आ गया होगा, रेगिस्तान होता है, ओक होता है, वो कहाँ पाया जाएगा। राजस्थान में पाया जाएगा, अबू धाबी में पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, कि रूस में पाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतम लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। सीटेट 2015 में सवाल पूछा गया है और फिर आने की प्रबल संभावना होगी। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, 100% आपको देखने को मिलेगा सवाल कि हमारे देश के कौन से ऐसा राज्य है जहाँ जो है नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाते हैं। पहला ऑप्शन है मिज़ोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है बिहार। तो दोस्तों, ऐसा राज्य है जो नारियल के तेल में समुद्री मछली को खाया जाता है, वो राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा है सबसे छोटा राज्य वाला, सबसे छोटा। गोवा की राजधानी पणजी है। किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग मांडवी नदी पर याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी जो पणजी मांडवी नदी पर स्थित है। तो ये सब बातें थी जो गोवा से संबंधित थी, समझ में आ गया होगा। और एक विशेषता याद रखिएगा कि नारियल के तेल में जो है समुद्री मछली को पकाया जाता है और फिर खाया जाता है।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? टिक कर लीजिएगा। पहला है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क ये किस राज्य में पड़ता है? आप लोग उत्तराखंड राज्य को टिक कर लीजिएगा। नदी कौन सी वहाँ बहती है? तो आप लोग याद रखिएगा, रामगंगा नदी के पड़ोस में ये है। इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, फिर आने की प्रबल संभावना रहेगी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा ये कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। छोटा सा प्रयास कैसा लगा? ऐसे ही छोटे छोटे सवालों के माध्यम से मैं आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखना ना भूलिएगा। वीडियोस छोटी ज़रूर हैं मगर धमाका बड़ा होगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। ये वादा रहा हमारा। अपने माता पिता का सपना पूरा करिएगा, लगे रहिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन तो मिल ही जाती है। जोश और उमंग के साथ फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।